Good morning friends, I am PL Nareda and today we are going to study The Scarlet Letter। ये रोमांस पर लिखा गया एक बहुत ही शानदार उपन्यास है। नेथानियल हॉथॉर्न। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय नेथानियल हॉथॉर्न यानी इसके ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। नेथानियल हॉथॉर्न was born in 1804 in Salem, मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स के स्लेम में 1804 में पैदा हुए। हिज फैमिली वॉज प्यूरिटन। उनका जो परिवार था वो प्यूरिटन था। प्यूरिटन धर्म वहाँ पर मानने वाले हैं और उससे वो बिलोंग करता था। द नॉवल स्कारलेट लेटर वॉज पब्लिश्ड इन 1850। ये जो उपन्यास है स्कारलेट लेटर ये 1850 में पब्लिश हुआ। इट वॉज सेट इन प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी ड्यूरिंग द ईयर 1642 टू 1649। ये जो है 1642 से 1649 के प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी पर आधारित है। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रिन। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रिने। ये जो नॉवल है ये हेस्टर प्रिने की कहानी बताता है। She conceives a daughter with a man whom she is not married and then struggles to create a new life of repentance and dignity। देखिए जो नावल है उसका मेन थीम यही है कि किस तरह से हेस्टर प्रिने जो है वह एक बेटी को पैदा करती है, लेकिन उसकी जो बेटी पैदा हुई वह उस व्यक्ति की बेटी नहीं थी जिससे उसकी शादी हुई थी, बल्कि किसी दूसरे से जिसको वो प्रेम करने लगी थी। लेखक ने हमें नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में उसका प्रेम हुआ। सिर्फ प्लॉट में हमें उस बात को छोड़ते हुए डायरेक्ट आगे की कहानी बताई है कि उसकी एक बेटी है और वो बेटी होने के बाद किस तरह से सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार किया जाता है, किस तरह से वो रिपेंटेंस करती है, पछतावा करती है और किस तरह से वो डिग्निटी हासिल करती है। ये सब चीज़ें इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। इन दिस नावल वी फाइंड थीम ऑफ लीगलिज्म, सिन एंड गिल्ट। इस नावल का जो थीम है वो है लीगलिज्म यानी लीगल। भले ही हेस्टर प्रिने जो है किसी व्यक्ति से प्रेम करती थी, प्रेम में उसकी एक बेटी हुई, लेकिन वो लीगल नहीं है। उसकी जो जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उसके साथ उसको हम लीगल नहीं कहेंगे और धार्मिक रूप से इसको सिन की श्रेणी में रखा है, पाप एंड गिल्ट, और इसको गिल्ट भी माना है। दोस द मेजर थीम ऑफ द नॉवल इज सैमिंग एंड सोशल स्टिग्मा। एक और इसका जो थीम है वो है सैमिंग, शर्म, और सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। किस तरह से हेस्टर प्रिने पे सामाजिक कलंक जो लगता है। प्रिने एक्सेप्ट्स इट पब्लिकली, और जो हेस्टर प्रिने है जो इस उपन्यास की नायिका है वो इसको पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेता है। डिम्सडेल ऑल्सो एक्सेप्ट इट बट इन प्राइवेट। उसका जो लवर है जिसका नाम डिम्सडेल है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो इसको पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो एक अच्छे पद पे है और उस पद की वजह से वो उसने जो अपराध किया उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, भले ही वो मन ही मन उस चीज को एक्सेप्ट करता है। जब कहानी शुरू होती है तो देखिए एक भीड़ है जो जा रही है। अ क्राउड गेदर्स टू विटनेस द पनिशमेंट ऑफ हेस्टर प्रिन। हेस्टर प्रिन ने जो अपराध किया है, उसका जो प्रेम था और उसकी जो बच्ची पैदा हुई, इसको लोगों ने अपराध माना है। मैसाचुसेट्स बे के लोगों ने इसे अपराध माना है और उसको पनिशमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। सी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी। हेस्टर प्रिन बहुत खूबसूरत लेडी थी। सी हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी अननोन पैटर्निटी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची की पैटर्निटी अनसर्टेन है, यानी उसके पिता का नाम नहीं बताया गया है। सी हैज़ टू स्टैंड ऑन द स्कैफोल्ड फॉर 3 hours, exposed to public humiliation and to wear a scarlet, a
फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब देखिए, उसको पब्लिक स्कैफोल्ड पे जाके खड़ा होना है, चबूतरा, सार्वजनिक जो चबूतरा है जहाँ पर जाकर के उसको अपना अपराध स्वीकार करना है। 3 घंटे तक उसे वहाँ खड़ा रहना है। इस तरह की सज़ा पुराने ज़माने में बहुत आम बात थी। पंचायत न्याय के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पंचायत ने उसको न्याय दे दिया कि तुम्हें पब्लिक में अपने अपराध को स्वीकार करना है, ह्यूमिलिएशन, अपमान को स्वीकार करना है, एंड टू वियर अ स्कारलेट, और तुम्हें एक स्कारलेट पहनना है। स्कारलेट लेटर, स्कारलेट लेटर क्या है? स्कारलेट जो है लाल रंग के लिए आता है, और ए जो है अडल्ट्री के लिए आता है। अडल्ट्री मतलब व्यभिचार। यहाँ पर हेस्टर को स्कारलेट लेटर, यहाँ पर मैंने ए को रेड कलर का इसीलिए किया है। स्कारलेट का मतलब ये रेड कलर होता है। उसे ए का ताबीज पहनना है। ए सिंबल मतलब अडल्ट्री, यानी उसने व्यभिचार किया है, और ये रेड कलर का होगा ताकि दूर से ही दिख जाए। फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी, यानी उसको इस तरह की सज़ा मिली है कि उसको अब लाइफ जो बची है उसमें स्कारलेट लेटर पहनना है। गले में टंगा रहेगा वो, ताकि दूसरे लोगों को दिख जाए कि इसने व्यभिचार किया। सी वॉज कमांडेड एंड परसुडेड टू नेम द फादर ऑफ हर चाइल्ड, बट सी रिफ्यूजेज। साथ ही उसको ये भी बताया गया कि ये जो बच्ची है इसके पिता कौन है, तुम इसका नाम बताओ, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। As Hester looks out over the crowd, she notices a small misshapen man. जैसे ही हेस्टर उस भीड़ में देखती है तो उसको एक छोटा सा व्यक्ति दिखाई देता है। He was her long lost husband, और वो और कोई नहीं था, उसका हस्बैंड था, जो बहुत समय पहले अपनी झूठी खबर उड़ा करके वहाँ से लॉस्ट हो गया था, भाग गया था, और इसी वजह से उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए। हर हस्बैंड एंग्रीली exclaims that the child's father should also be punished for his immoral act. उसका जो पति है, हेस्टर का जो ओरिजिनल पति है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, वो ये चाहता है कि जिस तरह की सजा हेस्टर भुगत रही है उस तरह की सजा उसके लवर को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इमोरल एक्ट उसने भी किया है, अनैतिक कार्य उसने भी किया है। ही वॉज टू फाइंड द मैन, वो कसम खाता है कि मैं उस व्यक्ति का पता लगाकर रहूंगा। ही चेंजेस हिज नेम एज रॉजर चिलिंगवर्थ फॉर दिस प्लान। हेस्टर का जो पति है वो अपना नाम रॉजर चिलिंगवर्थ रख लेता है ताकि वो अपने प्लान में सफल हो सके। द रेवरेंड जॉन विल्सन एंड द मिनिस्टर ऑफ हेस्टर चर्च आर्थर डिम्सडेल क्वेश्चन हर, बट सी रिफ्यूजेस टू नेम हर लवर। देखिए, द रेवरेंड जॉन विल्सन, रेवरेंड का मतलब होता है सम्मानीय, जॉन विल्सन, और मिनिस्टर जो है हेस्टर का, चर्च का, जिसका नाम आर्थर डिम्सडेल है, वो दोनों ही क्वेश्चन करते हैं हेस्टर से कि वो उसके लवर का नाम बताए, लेकिन वो मना कर देती है। चिलिंगवर्थ कम्स टू क्योर हर प्रिजन सेल। जब हेस्टर बीमार पड़ जाती है तो उसका जो हस्बैंड है, जिसने अपना नाम रॉजर चिलिंगवर्थ रख लिया था, जो एक डॉक्टर के रूप में उसको प्रिजन सेल में मिलने आता है क्योर करने के लिए। क्योर मतलब उपचार करने के लिए, प्रिजन सेल मतलब जेल की कोठरी में वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आता है। They both talk regarding their marriage and the fact that they were both in the wrong. वे दोनों अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, किस तरह से उनकी शादी हुई थी, किस तरह से वे दोनों अलग हो गए और कैसे वो छोड़ करके चला गया, और दोनों इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि दोनों गलत थे। He demands to know who the father of her child is, but she denies.
वो पूछता है कि इस बच्ची का पिता कौन है, लेकिन हेस्टर बताने से मना कर देती है। ही सेज दैट ही विल फाइंड आउट द मैन्स आइडेंटिटी एनीवे। और वह रोजर चिलिंगवर्थ कसम खाता है कि मैं इस बच्ची के पिता का नाम ढूंढ कर रहूंगा। ही थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द फादर of Hester's child if Hester ever reveals the fact that Chillingworth is her husband। साथ ही वो हेस्टर को यह भी बता देता है कि अगर तूने मेरा नाम अपने लवर से कहा, तूने मेरे बारे में कुछ भी बताया, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। और वह घबरा जाती है। हेस्टर एग्रीज टू चिलिंगवर्थ टर्म। हेस्टर जो है सहमत हो जाती है कि मैं नहीं बताऊंगी। Although she suspects she will regret it। यद्यपि उसको शक होता है कि बाद में इसके लिए पछताना पड़ सकता है। She settles in a cottage at the edge of town with her daughter Pearl। हेस्टर जो है उसका बाइकाट है, सोशल बाइकाट है, सोशल स्टिग्मा उस पर लगा हुआ है, सामाजिक कलंक उस पर लगा है। इसीलिए हेस्टर जो है पूरे कॉटेज, पूरे जो वहाँ पे जो टाउन है उसके बाहर ही बाहर रहती है। सामाजिक बाइकाट के रूप में लोगों को गांव से बाहर कर दिया जाता था, और ठीक यही स्थिति हेस्टर की है। सी अर्न्स अ मीगर लिविंग विद हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीडल वर्क। यद्यपि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, नीडल वर्क, वह सुई धागे से काम करती है। एम्ब्रॉयडरी जिसको कहते हैं कसीदाकारी वो करती है, और शहर से बाहर रहती है। She is bothered by her daughter's unusual attraction with the scarlet A। उसकी जो बेटी है पर्ल, वो स्कारलेट लेटर के प्रति बहुत आकर्षित होती है और बार बार उसको खींचती रहती है, और इस वजह से हेस्टर बड़ी परेशान है। पर्ल हैज नो अदर फ्रेंड्स, देयरफॉर शी बिकम्स इम्पल्सिव एंड अनरूली। चूंकि हेस्टर कस्बे से बाहर रहती है, वहाँ पे कोई दूसरे बच्चे नहीं रहते, अगर बच्चे जाते भी हैं तो उनके माता पिता पर्ल के साथ नहीं खेलने देते, इसलिए पर्ल जो है उसका कोई फ्रेंड नहीं है, और इसी वजह से वो इम्पल्सिव हो गई है, आक्रामक हो गई है। उसे बात बात पर गुस्सा आता है और वह अनरूली भी हो गई है। उसे बड़ों की बात मानने का ऐसा कुछ ढंग नहीं है, वह जो इच्छा आती है मन में वही करती है। द चर्च मेंबर सजेस्ट पर्ल टू बी टेकन अवे फ्रॉम हेस्टर। चर्च के जो मेंबर है वो कहते हैं कि इस पर्ल को हेस्टर से दूर कर दिया जाए ताकि ये नहीं बिगड़े, अन्यथा ये भी इसकी माँ की तरह बड़ी होकर के कुछ अपराध कर सकती है। सी गोज टू स्पीक टू गवर्नर बेलिंगम एंड मिनिस्टर विल्सन एंड डिम्सडेल। जब उसको अलग करने की बात कही जाती है तो हेस्टर घबरा जाती है। वो मिनिस्टर के पास जाती है, बेलिंगम का जो गवर्नर है उसके पास जाती है, विल्सन के पास जाती है, डिम्सडेल के पास जाती है कि मेरी बेटी को मेरे से अलग ना किया जाए। दे एग्रीड, और वे सहमत हो जाते हैं। डिम्सडेल हेल्थ हैज बिगन टू फेल। फिर अचानक डिम्सडेल जो पादरी है चर्च में, उसकी हेल्थ थोड़ी सी खराब होने लगती है। चिलिंगवर्थ टेक्स केयर ऑफ हिम। चिलिंगवर्थ जो डॉक्टर बना हुआ है, हेस्टर का हस्बैंड जो डॉक्टर बना हुआ है, वो उसकी देखरेख करता है। बीइंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद डिम्सडेल, और वह डिम्सडेल के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है। चिलिंगवर्थ बिगिंस टू सस्पेक्ट दैट द मिनिस्टर्स इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ अनकन्फेस्ड गिल्ट। चूंकि वो रोज आता जाता रहता है, तो चिलिंगवर्थ को ऐसा लगता है कि जो डिम्सडेल है उसकी जो स्थिति बिगड़ रही है उसके पीछे एक ऐसा कारण है, अनकन्फेस्ड गिल्ट, ऐसी गिल्ट है, ऐसा दोष है जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कन्फेस नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ रही है। यानी उसने कोई अपराध किया है और उस अपराध को वह स्वीकार नहीं कर पाया है पब्लिक में, इसलिए उसकी हालत बिगड़ रही है। He applies psychological pressure to the minister because he suspects Dimmesdale is Pearl's father। वह उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालता है, क्योंकि उसको शक है कि यही पर्ल का पिता है, यानी यही डिम्सडेल जो है वही हेस्टर का लवर है। वन इवनिंग
Pulling the sleeping Dimmesdale's vestment aside, Chillingworth sees a symbol that represents his same on the minister's pale chest. एक दिन जब डिम्सडेल सो रहा था चद्दर ओढ़ के, तो उस समय चिलिंगवर्थ उसके चद्दर को खींच देता है और उसकी जो वेस्टमेंट थे, अंडरगारमेंट्स या बनियान, उसके नीचे वो एक सिंबल देखता है और वो सिंबल इस बात का प्रतीक है, किसका? सेम, शर्म का। जिस तरह से हेस्टर ने ए लेटर पेन रखा था गले में सार्वजनिक रूप से, ठीक उसी तरह से इस मिनिस्टर के पेल चेस्ट पे, पीले पड़े हुए चेस्ट पर एक ए लेटर उसने पेन रखा था। आफ्टर इट डिम्सडेल गोज टू स्क्वायर वेयर हेस्टर वॉज पनिश्ड years earlier. आफ्टर इट, इस घटना के बाद, डिम्सडेल गोज टू द स्क्वायर। डिम्सडेल को भी ये लगता है कि अब रॉजर चिलिंगवर्थ ने इसको देख ही लिया, तो क्यों ना मैं पब्लिक में जाकर के एक्सेप्ट कर लूं, जिस तरह से हेस्टर ने एक्सेप्ट किया था कि उसने अपराध किया है। क्लाइंबिंग द स्कैफोल्ड इन द डेड ऑफ नाइट, ही एडमिट्स हिज गिल्ट बट कैन नॉट फाइंड द करेज टू डू सो पब्लिकली इन द लाइट ऑफ डे। यद्यपि वो रात के अंधेरे में उसी स्कैफोल्ड पे, उसी चबूतरे पे जाकर के एक्सेप्ट करता है कि मैंने अपराध किया है, लेकिन दिन के उजाले में वो पब्लिक के सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इतनी उसकी हिम्मत नहीं है। हेस्टर इज शॉक्ड बाय डिम्सडेल्स डिटीरियोरेशन। हेस्टर जो है उसको बड़ा शौक लगता है क्योंकि डिम्सडेल की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। डिटीरियोरेशन मतलब होता है हालत बिगड़ना। She decides to obtain a release from her oath of silence to her husband. She decides, वो सोचती है, to obtain a release, कि वह उससे रिलीज हो जाए, मुक्त हो जाए, from her oath, उसकी जो सौगंध उसने खाई थी अपने पति से, of silence, चुप रहने की, to her husband, अपने पति से। अपने पति के सामने जो उसने कसम खाई थी कि मैं अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, वो उसको तोड़ने की सोचती है। वह सोचती है कि मैं अपने लवर को बता दूं सच सच कि ये तुम्हारा जो इलाज करने आ रहा है ये डॉक्टर मेरा हस्बैंड है। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, हेस्टर मीट्स डिम्सडेल इन द फॉरेस्ट एंड टेल्स हिम ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज डिजायर फॉर रिवेंज। कुछ दिनों बाद दोनों प्रेमी हेस्टर और डिम्सडेल फॉरेस्ट में मिलते हैं और हेस्टर उसको बताती है कि तुम्हारा जो डॉक्टर इलाज करने आता है वो मेरा पति है और वो तुमसे बदला लेना चाहता है। She convinces Dimmesdale to leave Boston in secret on a ship to Europe where they can start a new life. हेस्टर कन्विंस करती है, हेस्टर जो है उसको मनाती है डिम्सडेल को कि हम यहाँ से चले जाएं, बोस्टन, टू लीव बॉस्टन, बॉस्टन चले जाएं चुपचाप, ऑन ए शिप टू यूरोप, कहाँ पर चले जाएं? बॉस्टन शहर को छोड़ करके यूरोप चले जाएं, जो जहाज जा रहा है उसमें बैठ करके, ताकि फिर वो एक नया जिंदगी शुरू कर सके। इंस्पायर्ड बाय दिस प्लान द मिनिस्टर सीम्स टू गेन अ न्यू एनर्जी। जैसे ही इस नए प्लान को सुनता है तो मिनिस्टर डिम्सडेल जो है उसकी एक एनर्जी आ जाती है, उसमें एक नया उत्साह आ जाता है। ऑन इलेक्शन डे डिम्सडेल गिव्स वन ऑफ हिज मोस्ट इंस्पायर्ड सरमन। जब इलेक्शन डे का दिन आता है तो डिम्सडेल जो पादरी था वो एक बहुत ही अच्छा भाषण, इंस्पायर्ड सरमन देता है। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करने वाला सरमन, उपदेश देता है और उस उपदेश से वो खुद भी जो है इंस्पायर्ड हो जाता है। एज द प्रोसेसन लीव्स द चर्च, जैसे ही जुलूस चर्च को छोड़ता है, मतलब जैसे ही प्रोसेसन चर्च को छोड़कर आगे बढ़ता है, हाउएवर डिम्सडेल क्लाइम्स अप द स्कैफोल्ड, तो डिम्सडेल जो है वो भी खुद चबूतरे पे चढ़ जाता है, कन्फेसेस हिज सिन, और वहाँ पर वो अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एंड डाइज इन हेस्टर्स आर्म, और हेस्टर की बाहों में ही मर जाता है। हेस्टर का प्रेमी हेस्टर की बाहों में मर जाता है। लेटर मोस्ट विटनेस स्वीयर दैट दे सो अ स्टिग्मा इन
द फॉर्म ऑफ स्कारलेट अपॉन हिज चेस्ट। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि उन्होंने डिम्सडेल के चेस्ट पर भी वैसा ही स्कारलेट देखा था जैसा कि हेस्टर के चेहरे पे था। ऑल्दो सम डिनाई दिस स्टेटमेंट, यद्यपि कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। चिलिंगवर्थ लूजिंग हिज विल फॉर रिवेंज, अब जब बदला लेने वाला ही नहीं रहा तो चिलिंगवर्थ जो डॉक्टर बना हुआ था उसकी जो रिवेंज की जो विल थी वो खत्म हो जाती है। डाइज शॉर्टली देयर आफ्टर, वो खुद दिनों बाद मर जाता है। लिव्स पर्ल सब्सटेंशियल इनहेरिटेंस, और वो पर्ल जो हेस्टर की बेटी थी उसके लिए एक अच्छा खासा धन छोड़ करके चला जाता है। सब्सटेंशियल इनहेरिटेंस, सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त और इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति। आफ्टर सेवरल ईयर्स हेस्टर रिटर्न्स टू हर कॉटेज, कुछ दिनों बाद, सेवरल ईयर्स मतलब कुछ सालों बाद हेस्टर वापस अपने कॉटेज पे लौटती है। रिज्यूम्स वियरिंग द स्कारलेट लेटर, फिर से वो स्कारलेट लेटर पहनना शुरू कर देती है जिसको उसने तोड़ करके फेंक दिया था क्योंकि उसका पति मर गया, उसका लवर मर गया इसलिए। When she dies, she is buried near the grave of Dimmesdale, जब वो मरती है तो उसको अपने हस्बैंड की कब्र के पास नहीं बल्कि अपने लवर की कब्र के पास, डिम्सडेल की कब्र के पास दफनाया जाता है। एंड दे शेयर अ सिंपल स्ट्रेट टॉमस्टोन, और उन दोनों की कब्र पे एक ही टॉमस्टोन स्लेट लगाई जाती है। स्लेट टॉमस्टोन मतलब यादगार स्मृति चिन्ह के रूप में जो पत्थर खड़ा किया जाता है उसको कहा जाता है टॉमस्टोन। विद एन एचिंसन डिस्क्राइब्ड एज, और उस के ऊपर एक एचिंसन लगाया जाता है। एचिंसन क्या होता है? एक प्लेट लगाई जाती है चद्दर की जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है ऑन ए फील्ड सेबल द लेटर ए यूल्स, जिसका मतलब है ए रेड लेटर ए रिटन ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। ये जो इंस्क्राइब किया हुआ है उस प्लेट पे, उस पे लिखा है ए रेड लेटर, एक लाल लेटर ए, जो कि ब्लैक बैकग्राउंड में लिखा गया है। ये इस बात का प्रतीक है, रेड लेटर, और वो भी ए मतलब अडल्ट्री। यहाँ पर जो हेस्टर है वो रेड लेटर का काम कर रही है, मतलब आँख का काम कर रही है, उसके अंदर आँख थी। और ब्लैक बैकग्राउंड क्यों दिया गया उसको? क्योंकि उसने गलत काम किया, ब्लैक बैकग्राउंड, इसीलिए उसको ब्लैक बैकग्राउंड में पिक किया है। थैंक्स गूगल, इस वीडियो को बनाने के लिए जो मटेरियल लिया गया है वो गूगल से लिया गया है, इसलिए गूगल का हम थैंक्स करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।